अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर, आपका मेंटोर असमार वेलकम करता हूं आपको एक दफ़ा फिर अपने चैनल PHY मेंटोर पे। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको MD कैट के प्रीवियस पेपर करवाऊंगा, MBBS की तैयारी करवाऊंगा मैं आपको टेस्ट की, यानी कुछ पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आज मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। चलें स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट पेपर जो हम सॉल्व करेंगे 2016 का UHS लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख रहे हैं आप, हमारे पेपर स्टार्ट करेंगे वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर एंट्रेंस टेस्ट 2016। इसके टोटल MCQs हैं 220 और मैक्सिमम मार्क्स हैं 1100। टाइम अलाउड है 150 मिनट्स। अब मैंने आपको बताया कि अब 2020 में आपका क्राइटेरिया MCQs का और टोटल मार्क्स का चेंज हो चुका है। अगर आपको वो नहीं पता तो वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर मेरी पिछली वीडियो देखें, उनमें मैंने कंप्लीट क्राइटेरिया पहले बता दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं। कहता रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन द MCQs रिस्पांस फॉर्म केयरफुली, यानी रिस्पांस फॉर्म आपको दिया जाएगा, उस पर इंस्ट्रक्शंस होंगी MCQs के लिए। कहता है वो केयरफुली रीड कर लें। फिर कहता है चूज द सिंगल बेस्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए एक सिंगल बेस्ट आंसर चूज करें। फिर कहता है कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम गिविंग एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क एक्सेप्ट रोल नंबर एंड सिग्नेचर इन द स्पेसिफाइड कॉलम्स ओनली। कहता है स्पेसिफाइड कॉलम्स में आप सिग्नेचर और रोल नंबर के अलावा कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क यूज नहीं करेंगे। फिर इसके बाद वो कहता है कंपलसरी क्वेश्चन फॉर आइडेंटिफिकेशन। कंपलसरी क्वेश्चन क्या है? कहता है व्हाट इज द कलर ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, आपके क्वेश्चन पेपर का कलर कैसा है। नंबर 1 ए वो कहता है व्हाइट, B ब्लू, C पिंक, D ग्रीन। तो ये देखिए ये पिंक कलर आपको नजर आ रहा है। तो आईडी में जाके आपने पिंक कलर वाला जो ऑप्शन होगा वो फिल कर देना है। जैसे कि C जो है वो पिंक कलर है तो आप C को फिल कर देंगे। अगर आपका ये कलर वाइट है तो A को फिल करेंगे, अगर ब्लू है तो B को, अगर ग्रीन है तो D को। आईडी वाली रो में करेंगे आप, 1 2 3 4 वाली में नहीं करेंगे, ये आपके रोल नंबर के लिए है। तो आईडी वाली रोल नंबर में आपने फिल करना है। सबसे जरूरी ये चीजें, ये पहले काम खत्म करके फिर स्टार्ट करते हैं पेपर। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये देखिए फर्स्ट ही स्टार्ट हो रहा है आपका फिजिक्स का पेपर। फर्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द आउटपुट ऑफ एन एक्सरेज। कहते हैं एक्सरेज की आउटपुट कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ए आपको ये ग्राफ दिया गया है इंटेंसिटी वेवलेंथ के बिटवीन 2 पीक के साथ, फिर इंटेंसिटी वेवलेंथ एक ये कर्व के साथ, फिर इंटेंसिटी वेवलेंथ आपको ये भी ग्राफ दिया गया है, फिर इंटेंसिटी वेवलेंथ ये भी है। तो ये चैप्टर नंबर 20 कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में आपने इनर्शियल ट्रांजिशन पढ़ा होगा, उसमें आपने एक्सरेज का ग्राफ ड्रा किया या एक्सरेज का ग्राफ आपको दिखाया गया है, जो कि ये है आपके पास। ये देख लें, ये आपका ग्राफ है एक्सरेज का, जिसमें आपको दो पीक्स मिलती हैं, एक के अल्फा के लिए और दूसरी के बीटा के लिए। तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर ए होगा, जिसमें आपके पास ये दो पीक्स मिलेंगी, एक ये छोटी के बीटा के लिए और ये बड़ी पीक के अल्फा के लिए, क्योंकि के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा है और के बीटा की इंटेंसिटी कम है। अब नेक्स्ट MCQs हम देखते हैं। तो ये देख ले दूसरा MCQs है आपका, The continuous spectrum of X-rays is formed due to characteristics of X-rays, Bremsstrahlung X-rays, soft X-rays, hard X-rays। यानी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको एक्सरेज का किसकी वजह से मिलता है। तो ये भी आपने उसी चैप्टर में पढ़ा, चैप्टर नंबर 20 में, इसी टॉपिक में ही। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। कहता है द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू एन इफेक्ट नोन एज ब्रेमस्टॉलिंग और ब्रेकिंग रेडिएशन। यानी ब्रेकिंग रेडिएशन या ब्रेमस्टॉलिंग के इफेक्ट की वजह से आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी ब्रेमस्टॉलिंग एक्सरेज। यानी ब्रेमस्टॉलिंग एक्सरेज आपको कौन सा स्पेक्ट्रम देती हैं, कंटिन्यूस। थर्ड है वेवलेंथ ऑफ गामा रेजेस।
equal to the X-rays, longer to the X-rays, shorter to the X-rays, broader to the X-rays। तो गामा रेज की वेवलेंथ आपने बतानी है एक्स रेज के मुकाबले में कैसी होगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कलर का स्पेक्ट्रम है, ये आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। सबसे टॉप पे कौन सी है, उससे नीचे कौन सी है, उससे नीचे कौन सी है। टॉप पे पता आपको गामा रेज होती हैं, फिर एक्स रेज आती हैं, फिर यूवी है आपके पास, फिर विजिबल है, फिर इंफ्रारेड है, फिर इसी तरह आपके पास माइक्रोवेव्स हैं, फिर टेलीविजन वेव हैं, और सबसे नीचे रेडियो वेव है लो एनर्जी। तो ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास स्पेक्ट्रम, इसमें देख लें आप, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम है आपके पास, ये वेवलेंथ है मीटर्स में, ये नीचे फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में, ये एनर्जी है आपके पास। तो ये देखें, ये सबसे टॉप पे कॉस्मिक रेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻24 और वेवलेंथ -14 to -16 है। और इसी तरह ये गामा रेज है, गामा रेज की वेवलेंथ 10⁻12 to -14 है, जबकि फ्रीक्वेंसी 20 to 22 है 10 पर। ये एक्स रेज की वेवलेंथ 10⁻10 मीटर, जबकि फ्रीक्वेंसी 10⁻18 मीटर। तो देख लें वो क्या पूछ रहा है कि गामा रेज की वेवलेंथ एक्स रेज से कम है या ज्यादा है या इक्वल है। तो देख लें आपके पास गामा रेज की वेवलेंथ है 10⁻12, जबकि एक्स रेज की वेवलेंथ है 10⁻10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गामा रेज की वेवलेंथ एक्स के रेज के मुकाबले में कम है, माइनस में है, जबकि वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी 20 है गामा रेज की और इसकी आपके पास 18 है, रेसिप्रोकल है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ये देखिए ऊपर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसकी एनर्जी गामा रेज की 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि एक्स रेज की एनर्जी 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि गामा रेज की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों एक्स रेज से ज्यादा, लेकिन वेवलेंथ कम है। वो किसी भी तरह से एमसीक्यूज पूछ सकता है, उसने वेवलेंथ पूछी है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे एनर्जी पूछे या फ्रीक्वेंसी पूछे। चलते हैं अपने पेपर पे, ये 3 एमसीक्यूज हो गए आपके। तो ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है थोरियम इज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इनटू। कहीं कहता है थोरियम जब बीटा पार्टिकल ट्रांसमिट करेगा तो आप वो किस फॉर्म किस एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट आपके पास बन जाएगा। फर्स्ट वो कहता है बिस्मथ यानी एंटीमनी या लेड, सेकंड वो कहता है प्रोटेक्टिनियम, थर्ड वो कहता है पोलोनियम, फोर्थ वो कहता है पलाडियम। तो देखें जब भी बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो आपको पता है चार्ज नंबर 1 टाइम ज्यादा हो जाता है। तो आपको ये चार्ज नंबर पता होना चाहिए, थोरियम का कितना है, तो 1 टाइम ज्यादा करेंगे तो कौन सा बन जाएगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। के पास ये आई थिंक ये है, ये देख लें आपके पास द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रीजन। ये थोरियम 90-234 और ये इसने बीटा पार्टिकल एमिट किया, ये प्लस ये बीटा पार्टिकल जिसका मास 0 और चार्ज नंबर -1 है। तो ये देखिए Pa यानी 91 में आ गया, प्रोटेक्टिनियम में आ गया। ये Pa प्रोटेक्टिनियम को रिप्रेजेंट करता है, ये ऊपर लिखा भी है उसने, ये मैं आपको दिखा दूं, ये लिखा उसने, कहता है इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट थोरियम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटेक्टिनियम आफ्टर द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। यानी जब ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो आपके पास ये थोरियम जो है वो प्रोटेक्टिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो करेक्ट आंसर है इसका वो प्रोटेक्टिनियम है, ये बी वाला। नेक्स्ट वो कहता है एमिशन ऑफ गामा रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिजल्ट इनटू। हाँ जी, जब गामा रेज एमिट होंगी तो आपको कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेगा। सेम ऑप्शन है बिस्मथ, लेड, प्रोटेक्टिनियम, पोलोनियम या पलाडियम। तो अब देखिए गामा रेज पे कोई चार्ज तो होता नहीं ना, कोई चार्ज नहीं होता इस पे, इसलिए आपको ये थोड़ी सी मुश्किल होगी कि आपको कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेगा। जबकि आपके पास यहाँ पे पोलोनियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, प्रोटेक्टिनियम भी आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आइए देखते हैं आपको कौन सा मिलेगा।
सॉरी, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कौन सा मिलेगा। वैसे मुझे पता है कि आपको पोलोनियम मिलेगा, लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि पोलोनियम कहाँ पे है आपके पास, कैसे मिलेगा पोलोनियम। थोरियम, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4-5, ये आपके पास थोरियम वाला पेस्ट नहीं हो रहा। फिर मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। आपके पास ये, सॉरी लेट हो गया, ये आपके पास वो बता दूँ कौन सा एलिमेंट आपको मिलेगा। ये कहता है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दोज एलिमेंट्स whose चार्ज नंबर z इज ग्रेटर देन, ये तो उसने रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन बताई। मैं उससे आगे आ रहा हूँ यहाँ पे। द रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर कॉल्ड अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। हाँ जी, कहता है रेडिएशंस जो कि हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी अल्फा बीटा गामा मिलती हैं जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। फिर आगे वो कहता है रेडियो एक्टिव वाज डिस्कवर्ड बाय द हेनरी बैकरल इन 1896। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ सकता है एमसीक्यूज में। कहता है ही फाउंड दैट an or continuing uranium Z92 emits an invisible radiation that penetrating through a black paper wrapping a photographic plate and affect the plate. After Becquerel discovery, Marie Curie and Pierre Curie discovering two new radioactive elements that they called polonium and radium. तो इस बात की समझ आई, यानी आपको वो इस एक्सपेरिमेंट से पूछ रहा है। यानी मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो गामा रेडिएशंस का था। तो गामा रेडिएशंस जब अमिट हुई, जिसका फोटोग्राफिक फिल्म पे उन्हें निशान मिले पड़े हुए, तो उस वक्त उनको ये दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिले थे, एक पोलोनियम और दूसरा रेडियम। तो इसका मतलब क्या है कि जब गामा रेज अमिट होंगी, जब गामा रेज अमिशन होगी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो उस वक्त वो जो ट्रांसफॉर्म होगा या उस वक्त जो आपको एलिमेंट मिलेगा वो पोलोनियम और रेडियम होगा। देखें ना, ये यूरेनियम 92 पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये शायद आपको याद हो ना, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि हेनरी बैकरल ने यूरेनियम 92 ली और उसे अंदर रख दिया। तो एक विंडो में, तो उसने कुछ अरसे बाद जब खोला तो देखा कि उस यूरेनियम पे निशान, वहाँ पे सॉरी फोटोग्राफिक फिल्म भी थी, तो फोटोग्राफिक फिल्म पे निशान पड़ चुके थे। तो वो सोच में पड़ गया कि निशान कहाँ से आए। तो उसने ये असाइनमेंट दी मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी को। तो फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि खुद ब खुद शुआएं खारिज करता रहता है, और जब वो गामा रेज अमिट करता रहता है, तो उसके बाद उन्हें जो एलिमेंट मिले वो पोलोनियम और रेडियम थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, पोलोनियम। आप देखते हैं नेक्स्ट हमारा 6 क्या था, द रेडिएशन बिटवीन डिके कांस्टेंट लैम्डा एंड हाफ लाइफ T1/2 ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट सब्सटेंसेस। तो डिके कांस्टेंट और वेवलेंथ के बिटवीन रिलेशन है। कहता है लैम्डा इज इक्वल टू 1/T, लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 T हाफ, या लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 ओवर T हाफ, या लैम्डा इज इक्वल टू T हाफ। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं उसने आपको। तो ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि लैम्डा कांस्टेंट जो है वो आपके पास 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ के इक्वल आता है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी बुक में, या ये भी सॉरी ये कुछ पड़ेगा, ये मुझे नजर नहीं आया।
ये आपके पास ये देख लें, ये लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, तो इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट 0.693 क्या है, तो लैम्डा इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और आपका आंसर आ जाएगा 0.693। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये ना तो पीपीटी में बन रहा था, तो बड़े मुश्किल से मुझे इसके लिए ये वाइट बोर्ड पे आपको करवाना पड़ा। तो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, कहता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप विच इज यूज टू कम्बैट कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के लिए आप कौन सा आइसोटोप यूज करेंगे, तो ये तो 9th में ही आपको याद हो जाता है कि थायराइड ग्लैंड के लिए आपका आयोडीन 131 आता है। अदरवाइज फास्फोरस 32 भी उसने दिया है, स्ट्रोंशियम 90 भी है, कोबाल्ट 60 भी है, ये भी है, ट्यूमर्स वगैरह के लिए हैं। आपको ये कंप्लीट याद होना चाहिए कि कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप किसके लिए यूज होता है। मैं ये लिंक दे दूंगा आपको, उसमें तमाम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के यूजेस लिखे हुए हैं। तो थायराइड ग्लैंड के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, आयोडीन 131। तो नेक्स्ट है आपका सोडियम 24 इज यूज फॉर, तो सोडियम 24 किसके लिए यूज होगा, स्टेरलाइजेशन के लिए, स्टडी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के लिए, स्किन कैंसर के लिए, या थायराइड कैंसर। तो सोडियम 24 आपको दो कामों के लिए यूज करते हैं, इसे स्किन कैंसर के लिए भी यूज करते हैं, और पाइप वगैरह में ब्रेक क्रैक देखने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये याद रखने वाली चीजें हैं, और क्योंकि आप मेडिकल में जा रहे हैं तो इनका यूज है, इसलिए ये लाजमी आएंगे आपके क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एनर्जी रेडिएशन अब्जॉर्ब एट द रेट ऑफ 1 जूल पर किलोग्राम इज, यानी 1 जूल पर किलोग्राम किसके इक्वल है, 1 रेडियन के, 1 सिवर्ट के, 1 येलो के, और 1 ग्रे के। ये 1 रेडिएशन आपके पास 1 रेडिएशन है, 1 सिवर्ट है, 1 येलो है, या 1 ग्रे। ये भी चैप्टर नंबर 21 में आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एब्जॉर्ब डोज वाला। तो एब्जॉर्ब डोज आपके पास होती है एनर्जी पर यूनिट मास, तो एनर्जी पर यूनिट मास आपका बनता है जूल पर किलोग्राम, और एब्जॉर्ब डोज का यूनिट था 1 ग्रे। तो इसका मतलब है 1 ग्रे इक्वल होगा 1 जूल पर किलोग्राम के। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी ये लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 21 का, उसमें आपने पढ़ा था। वो शायद मैं इंसर्ट नहीं कर सका, वो आपको मैं इधर दिखा देता हूँ पीपीटी में। ये आपका ये आपका एब्जॉर्ब डोज, देख लें क्लियर एक्चुअली नहीं नजर आ रहा जूमिंग की वजह से। ये आपका 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर किलोग्राम, और ये 1 रेडिएशन इज इक्वल टू 0.01 ग्रे के इक्वल। तो ये आपको बताना चाहिए कि 1 ग्रे 1 जूल पर किलोग्राम के इक्वल होगा, 1 रेडिएशन 0.01 ग्रे के इक्वल होगा। फिर इक्विवेलेंट डोज का यूनिट आपको पता होना चाहिए, सीवर्ट है स्टैंडर्ड, और 1 रैम इज इक्वल टू होता है 0.01 सीवर्ट। वो किसी भी तरह से ये आपके एमसीक्यूज पूछ सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज नंबर 10, कहता है द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी यूजिंग यूनिट डायमेंशन, द करेक्ट इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड। हाँ जी, कहता है कि करेक्ट इक्वेशन यूज करें टाइम पीरियड के लिए। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आपको वैसे भी याद होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। लेकिन तमाम एमसीक्यूज में उसने कांस्टेंट के दिया है, के 1 ओवर के, फिर के 1 ओवर के।
तो ये देखिए ये के भी आपके पास अंडर रूट एल ओवर जी, इसी तरह ये 1/k भी एल ओवर जी, लेकिन के जो है यहाँ पे कहता है वेयर के इज कॉन्स्टेंट, वेयर के इज कॉन्स्टेंट, वेयर के इज कॉन्स्टेंट। तो के जो है ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, ये आपके पास सिंपल पेंडुलम के लिए कांस्टेंट नहीं है, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट 2 पाई है। तो इस लिहाज से आपके पास फिर तो ये दोनों आंसर बनते हैं, t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल ओवर जी, ये भी t इज इक्वल टू 1/k अंडर रूट एल ओवर जी। अब बात आ जाती है कांस्टेंट की कि k की वैल्यू वो कितनी रखता है, जो उसने मेंशन नहीं की। तो मेरे याद में ये आपके 4 MCQs ही गलत हैं, करेक्ट MCQs उसने दिए ही नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम एंड 1 कूलम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इज इक्वल एंड 2। तो देखिए 1 कूलम का तो पता आपको किसके इक्वल होता है, फार्मूला आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू आई टी, Q चार्ज, I करंट, T टाइम। तो चार्ज की यूनिट कूलम इक्वल आई टी के, I का यूनिट एम्पेयर, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इसका मतलब है 1 कूलम इक्वल होगा एम्पेयर सेकेंड के। नेक्स्ट कहता है अ मैन इन एलिवेटर असेंडिंग विद एन एक्सीलरेशन व्हेन कैलकुलेटेड दैट हिज वेट। हाँ जी, कहता है कि मैन एलिवेटर में जब असेंडिंग कर रहा हो यानी ऊपर जा रहा हो, तो उस वक्त उसका एक्सीलरेशन कैसा होगा एज कंपेयर टू वेट के। फर्स्ट वो कहता है इंक्रीज, सेकंड वो कहता है डिक्रीज, थर्ड वो कहता है रिड्यूस टू जीरो, फोर्थ वो कहता है रिमेन कांस्टेंट। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ये आपने अपेरेंट और रियल वेट में केसेस प्रूव किए हैं कि असेंडिंग के लिए आपका वेट कैसा हो जाएगा, डिसेंडिंग के लिए कैसा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा आपके पास। तो ये आपके पास वेट है, तो ये देख लें आपके पास असेंडिंग के लिए कैसा होगा। और ये पिक जो है वो जूमिंग की वजह से खराब हो रही है। तो असेंडिंग जब आप ऊपर जाते हैं तो फिर कैसा होगा, ये मैं दिखा देता हूँ आपके पास। ये आपके पास जब असेंडिंग का मतलब ऊपर जा रहे हैं आप, तो उस वक्त आपके पास ये T इज इक्वल टू आया था W प्लस MA। इसका मतलब है उस वक्त आपका जो अपेरेंट वेट है वो ज्यादा हो गया। नीचे में लिखता भी है व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब ये क्लियर नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे, कि ये जो वेट है आपका रियल वेट से मोर देन होगा, मोर देन मीन इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब है असेंडिंग के लिए आपके पास वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और डिसेंडिंग के लिए आपका वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका आ गया इंक्रीज, यानी ऊपर जा रही होगी जब लिफ्ट आपकी, तो अपेरेंट वेट इंक्रीज हो जाएगा। फिर वो कहता है इफ वी डबल द मोमेंट आर्म द वैल्यू ऑफ टार्क बिकम्स। तो देखिए मोमेंट आर्म को जब आप डबल करते हैं तो टार्क कैसा होगा, हाफ, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो टार इज इक्वल टू RF, आर मोमेंट आर्म था, तो जब वो डबल हो गया तो टार्क भी डबल हो जाएगा, क्योंकि टार उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर कहता है व्हेन फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल द क्वांटिटी इज कांस्टेंट इज मास, डेंसिटी, प्रेशर, फोर्स। तो ये आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा कि इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि डेंसिटी कांस्टेंट होती है और वो नॉन विस्कस नॉन ड्रैग आपके पास फ्लूइड है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, डेंसिटी। नेक्स्ट आपके पास कहता है द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टेंट इज। हाँ जी, नियर पॉइंट। कहता है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस बताएं यानी नियर बताएं जहां पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंट क्लियरली नजर आए। तो वो आपने पढ़ा कि आपके पास 25 सेंटीमीटर है नियर पॉइंट। 25 सेंटीमीटर वो लीस्ट डिस्टेंस है जहां पे आपको चीजें क्लियर दिखाई देती हैं एक नॉर्मल आई के लिए। इससे नीचे आपके पास यानी 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती। तो 16 है, कहता है यूजिंग द रिलेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर L0 M इज इक्वल टू 1 प्लस D ओवर F, इफ F 5 सेंटीमीटर D 25 सेंटीमीटर देन M विल बी। तो ये देख लें उसने फार्मूला भी आपको दिया है, दोनों वैल्यू भी दी है। F 5 पुट कर दे, D 25। तो जब ये 25 होगा D 5 नीचे डिवाइड होगा, तो 5 टाइम 25, तो 1 प्लस
1 + 5, तो 1 + 5 आपका आंसर क्या आ गया 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। फिर कहते हैं रेजोनेंस अकर्स व्हेन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अनइक्वल द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेस देन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कहते हैं रेजोनेंस कब अकर होगी। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी कि जब ड्राइविंग फोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो फिर रेजोनेंस क्रिएट होती है। आप गमगीन हो ना तो आपके अंदर से गम वाले गाने निकलेंगे, आप खुश हो तो आपके अंदर से खुशी वाले गाने निकलेंगे। यानी जैसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वैसी ड्राइविंग। नेचुरली तौर पे आप खुश तो खुशी वाले गाने, नेचुरली तौर पे गमगीन तो गमी वाले गाने। तो यही आपकी रेजोनेंस है कि जब आपके पास ड्राइविंग फोर्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर देती है तो फिर जो आपका फिनोमेना क्रिएट होता है उसे आप रेजोनेंस कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो एमसीक्यूज नंबर 18 कहता है रेड शिफ्ट मेजरमेंट ऑफ डॉपलर इफेक्ट ऑफ गैलेक्सी इंडिकेट द यूनिवर्सेस। ये कहता है कि रेड शिफ्ट क्या इंडिकेट करेगा, यानी रेड शिफ्ट मेजरमेंट ऑफ डॉपलर इफेक्ट ऑफ गैलेक्सीज इंडिकेट दैट यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, स्टेशनरी, ऑसिलेटिंग। हाँ जी, रेड शिफ्ट डॉपलर इफेक्ट में आपने पढ़ा कि स्टार्स जब जमीन की तरफ ट्रैवल करेंगे तो कौन सा शिफ्ट देंगे, जब जमीन से परे जाएंगे वे जाएंगे तो फिर कौन सा शिफ्ट देंगे। तो उसमें आपने पढ़ा था कि जब स्टार जमीन की तरफ आते हैं, यानी डॉपलर इफेक्ट में आपने केसेस पढ़े थे, फोर्स सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सोर्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यानी जब स्टार टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आएगा जमीन की तरफ तो वो आपको ब्लू शिफ्ट देता है, और जब स्टार अवे फ्रॉम द जाता है अर्थ तो वो आपको रेड शिफ्ट देता है। लेकिन यहाँ से उसने अवे या टूवर्ड्स भी पूछा, वो चेंज करके ऐसे एक्सपेंडिंग और कंट्रैक्टिंग में। तो देखें अवे का मतलब क्या है कि आपकी अर्थ एक्सपैंड हो रही है, आप उससे दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब क्या है, आप सिकुड़ती जा रही है अर्थ, आप उसके नज़दीक होते जा रहे हैं, नज़दीक होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अवे फ्रॉम द अर्थ के लिए या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर के लिए वो रेड शिफ्ट देता है, तो अवे के लिए आपकी यूनिवर्स या अर्थ एक्सपैंड होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, एक्सपैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। कि जब एक्सपैंड होगी यूनिवर्स तो वो रेड शिफ्ट देगी, जब करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो ब्लू शिफ्ट देगी। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। डॉपलर इफेक्ट आपका ये वो कहता है स्टार मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ शो अ रेड शिफ्ट, कि जब वो अर्थ से अवे जा रहे हो तो रेड शिफ्ट देंगे। द इमिटेड वेव हैव अ लॉन्गर वेवलेंथ देन इफ द स्टार हैड बीन एट रेस्ट, रेस्ट की निस्बत इसकी वेवलेंथ कैसी होगी, लॉन्गर होगी। तो यही मतलब है जब आपकी अर्थ एक्सपैंड हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है वो अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज आपका देखते हैं। कहता है फ्रीक्वेंसी ऑडियोबल रेंज टू ह्यूमन हेयरिंग लाइज इन द रेंज ऑफ। तो ये ऑडियोबल की रेंज तो 10th में आपने पढ़ी, ये सबको याद है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ये आपकी ऑडियोबल रेंज है। फिर कहता है ट्यूनिंग अ रेडियो इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल रेजोनेंस, मैकेनिकल रेजोनेंस, फ्री रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो देखिए ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो आपने चैप्टर नंबर 16 में पढ़ा सेकेंड ईयर की, कि ट्यून कैसे करते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को मैच करके आप जो है वो इंडक्टर के साथ इसे ट्यून करते हैं, तो वो रेजोनेंस आपकी इलेक्ट्रिकल होगी। यानी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस जो है वो आपको ट्यून करके देती है रेडियो को। तो नेक्स्ट आपका 21 है। कहता है द रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज। चैप्टर नंबर 17 आपका आ गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब आपकी डिवाइड होती है स्ट्रेस पे तो आपको बल्क मॉडुलस मिलता है। फिर शेयर मॉडुलस भी है, एरिया डिवाइड हो तो। टेंसाइल मॉडुलस भी है जब आपके पास लेंथ, और यंग्स मॉडुलस भी है। टेंसाइल के लिए सॉरी कोई भी नहीं है, यंग्स के लिए आपका जब लेंथ डिवाइड हो। यानी स्ट्रेस पे जब आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन या लेंथ डिवाइड करते हैं तो यंग्स मिलता है, जब आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड करते हैं तो बल्क मिलता है, और जब आप कंप्रेस स्ट्रेन या आपके पास एरिया वाली स्ट्रेन जो है वो डिवाइड करते हैं तो आपको शेयर मॉडुलस मिलता है। नेक्स्ट आपका 22 है।
कहता है दी वायर मेड ऑफ कॉपर बिलोंग टू विच स्पेसिफिक काइंड ऑफ मटेरियल। हाँ जी, कॉपर किस मटेरियल से बिलोंग करेगा? डक्टाइल, टफ मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, डीफॉर्म मटेरियल। ये भी चैप्टर नंबर 17 उसमें आपने बताया कि कॉपर कौन सा होगा, ब्रिटल या डक्टाइल, और ग्लास कौन सा होगा। तो कॉपर आपके पास डक्टाइल मटेरियल है। हाँ, देखते भी हैं ये कौन सा होगा। ये आपका, अब ये ठीक पढ़ा नहीं जा रहा है। ये चैप्टर नंबर 17 में से आप देख लीजिएगा। ये नीचे लास्ट पैराग्राफ में उसने बताया हुआ है कि कॉपर जो है वो आपके पास डक्टाइल मटेरियल है, और नीचे ये ग्लास वगैरह जो है ये ब्रिटल मटेरियल है जो कि इजीली टूट जाते हैं। आज हम सिर्फ 25 MCQs ही करेंगे। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आई होगी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि इसके अलावा मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं था मिल रहा कि मैं ये आपको कैसे करवाऊँ। तो इस वाइट बोर्ड पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है कि आपको बार बार जूम इन जूम आउट करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट MCQ जो है वो इससे बेहतर कोई मेथड में यूज़ करूँ। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।